हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर और थोड़ा सा कंपोजिट टॉपिक है. इट इज रिलेटेड विद द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल as well as with potentiometer. Means the topic is that how to measure the internal resistance with the help of potentiometer, है ना. आप सब लोगों को मालूम है that potentiometer is an ideal voltmeter. Its resistance or rather I say its effective resistance is infinite. तो मेजरमेंट में कोई मिस्टेक नहीं आता, कोई एरर नहीं आता किसी भी तरह का, बिकॉज आइडियल वोल्टमीटर का डेफिनेट बात है कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना जरूरी है. इट इज नेसेसरी दैट एन आइडियल वोल्टमीटर शुड हैव द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, उस क्वेश्चन के थ्रू फिर हम पूरी की पूरी चीज को स्टडी करेंगे कि कंसेप्ट क्या है. पहले क्वेश्चन को समझा देता हूं. You know that this is the primary circuit of the potentiometer. ये VBB सप्लाई बैटरी है. ठीक है, ये आपका रियोस्टेट है. रियोस्टेट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस. दिस इज की के एंड राइट फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी, ये जो ग्रीन कलर में आपको वायर नजर आता है, इट इज द पोटेंशियोमीटर वायर. क्या चीज है ये पोटेंशियोमीटर वायर है. इट इज मेड ऑफ मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम. अलॉय होना चाहिए. और इसका रीजन है, इस पे क्वेश्चन भी आता है दैट व्हाई द पोटेंशियोमीटर वायर इज मेड ऑफ अलॉय, है ना. ये मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम जैसे अलॉय से क्यों बनाया जाता है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी फोकस इस क्वेश्चन पे है जो कि एक न्यूमेरिकल है. ठीक है ना, डिफिकल्ट तो मैं नहीं कह सकता लेकिन ट्रिकी है. तो ये कंप्लीट आपके पास एक सर्किट है. दिस इज प्राइमरी सर्किट. और ये जो लोअर साइड पे सेकेंडरी सर्किट है जिसमें आपको गैल्वेनोमीटर नजर आ रहा है, तो ये मेरा एक सेल है. और इस सेल के लिए आई डोंट नो दैट व्हाट अबाउट इट्स ईएमएफ, व्हाट अबाउट इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मुझे मालूम नहीं है और मेंशन भी नहीं है. ठीक है, देयर इज अ की के एंड यहां से देखेंगे तो देयर इज अ रेजिस्टेंस आर एंड देन इट इज की के 2. सो 3 कीज आर देयर, की के 1 एंड के 2 एंड दिस इज नोन टू बी एज योर सेकेंडरी सर्किट. ठीक, क्या क्वेश्चन कहता है ध्यान से देखिएगा. यहाँ सारी डिटेल लिखी हुई है बट मैं आपको पहले एक्सप्रेस कर देता हूं. व्हेन की के एंड के1 आपकी जो हैं वो क्लोज्ड हैं, जब की के और के1 क्लोज्ड हैं और आप बैलेंस करते हैं तो आपका ये कंप्लीट सर्किट कहीं बैलेंस होता होगा. एंड लेट द बैलेंसिंग लेंथ इज व्हाट एल, है ना. ध्यान से समझिएगा कि क्लोज होनी चाहिए यार, वरना प्राइमरी सर्किट ही काम नहीं करेगा, प्राइमरी सर्किट वर्कआउट नहीं करेगा तो पोटेंशियोमीटर वायर पर पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा. तो ये की के तो क्लोज होनी चाहिए, है ना. फिर आपने के1 को क्लोज किया लेकिन के2 क्या है, ओपन है. ठीक है, मींस आपके पास ये सर्किट सेकेंडरी है, ये वाला यहां से लेके यहां तक सर्किट सेकेंडरी है. आप इसे बैलेंस करते हैं और बैलेंसिंग लेंथ सपोज कितनी है, एल है. अब आपका क्वेश्चन कहता है कि जब की K2 को भी क्लोज कर दिया जाता है, तो मैं आपके सामने एक बार की K2 को भी क्लोज कर देता हूं. तो की K2 को भी जब हम क्लोज कर देते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ में देयर इज अ डिक्रीज ऑफ व्हाट, देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 10%. समझिएगा. व्हाट आई वांट टू से, आपका की K2 ओपन है, आप बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग लेंथ का कोई ना कोई वैल्यू है, और जब की K2 को आप स्विच ऑन करके बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ में देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 10%. एग्रीड. कैपिटल आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है दैट दिस इज 10 ओम. लिख देते हैं यहीं पे दैट कैपिटल आर इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 ओम. एंड अब आपसे पूछा जाता है that what about the internal resistance of the cell, आपके सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है. एग्रीड. बात समझ आ गई यहां तक सबको. तो क्वेश्चन जब आपको क्लियर हो गया तो मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि यहां मुझे सॉल्यूशन लिखना है. वॉच आउट कर लीजिए, देयर इज अ 10% डिक्रीज. 10% का डिक्रीज आता है बैलेंसिंग लेंथ में. बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. अब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा. जितने भी बायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स हैं जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो तो परसेंटेज का नाम आते ही जान दे देते हैं यार. उनको लगता है सर पता नहीं क्या है कि बस सांप ही डस गया हमको तो कुल मिला के, है ना. ऐसा मत सोचिए.
परसेंटेज का उतना ही जरूरत है जितना आप 8th-9th में पढ़ के आए। ये कोई जिसे कहते हैं ना कोर मैथमेटिक्स का पोर्शन नहीं है, ठीक है। तो 10% आप समझते हैं, वही है ये वाला। तो पहले तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। दूसरी चीज क्या होता है कि जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनको भी, चूंकि वो रटने की कोशिश करने लगे हैं आजकल, स्पून फीडिंग होती है, हर चीज जो है वो घोट घोट के पिलाई जाती है आपको, तो आपकी आदतें खराब हो जाती हैं। तो आपको लगता है यार ये K1 तो था ही नहीं हमारे सर्किट में, ठीक है। अरे यार यही तो टर्न और ट्विस्ट है। अब समझिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, और सॉल्यूशन से पहले मैं आपको कंसेप्ट एक बार सिखा देता हूं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कंसेप्ट को रब करूंगा अभी, है ना, ठीक है। कंसेप्ट क्या कहता है कि दिस इज सेल, ये इसका EMF है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये जिसे कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और अधिकतर बच्चे इसको नेग्लेक्ट कर जाते हैं। प्रॉब्लम इज नेग्लिजेंस। तो आपको मैंने बताया कि ये जो मेरा सेल है, इस सेल के टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, दिस इज स्मॉल a एंड स्मॉल b, है ना, एग्रीड। इस सेल से मैं एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूं एंड दिस रेजिस्टेंस इज कैपिटल R। बी वेरी वेरी केयरफुल। एक कैपिटल R रेजिस्टेंस है और यहां मैं इसी को देखते हुए आई एम प्लेसिंग अ की K2, ठीक है, एंड दिस इज द सर्किट, एग्रीड। इस समय आप देखेंगे तो दिस बैटरी इज नॉट सप्लाइंग एनी करंट टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल R। दिस बैटरी इज नॉट सप्लाइंग एनी करंट टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल R। एंड EMF का डेफिनेशन कहता है दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, potential difference across the two terminals of the battery when battery is not supplying or getting any current is known as EMF। तो इस समय यदि कोई VAB मेजर करता है तो आप कहेंगे इट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल्स टू EMF, है ना। समझना, क्या ये बैटरी कोई करंट सप्लाई कर रही है, यस और नो? नो। क्या ये बैटरी कोई करंट रिसीव कर रही है? नो। इट मीन्स इस समय बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी विल कॉल इट एज व्हाट, EMF। इज दैट क्लियर? अब मैं इसकी K2 को स्विच ऑन कर देता हूं, डू यू एग्री विथ मी? तो आप कहेंगे सर अब तो करंट फ्लो होगा एंड दैट करंट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट करंट शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल I। एंड दैट कैपिटल I की वैल्यू को हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। दिस कैपिटल I विल बी इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। लूप दिख रहा है आपको पूरा का पूरा, है ना। सप्लाई EMF E है और R, एग्रीड, ठीक है। अब यदि मुझे कोई कहता है सर व्हाट अबाउट VAB नाउ इन दिस केस, तो मैं आपको जवाब दूंगा बिकॉज बैटरी इज सप्लाइंग द करंट। तो आपका टर्मिनल वोल्टेज का डेफिनेशन है it is the potential difference across the two terminals of the battery when battery is either supplying the current or receiving the current। जब बैटरी या तो करंट सप्लाई कर रहा हो या करंट रिसीव कर रहा हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच का, यस इट इज टर्मिनल वोल्टेज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V, है ना। तो मुझे ये पता लग गया कि यदि की K2 ओपन है तो मैं मेजर कर रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, इट विल बी E। और यदि आपका की K2 क्लोज्ड है तो मैं मेजर कर रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस VAB एज कैपिटल V, एग्रीड। समझ आ गया यहां तक सबको, क्लियर हो गया? अब यदि कोई कहे तो ये टर्मिनल कौन सा है जल्दी से बता दीजिए, A एंड दिस इज व्हाट, B। बहुत ध्यान से समझिएगा ये। आपने कहा सर VAB शुड बी एट दिस टाइम it is equals to capital V and that should be equals to what, current capital I multiplied by capital R। ओम्स लॉ लगा है। तो आप मुझे कहेंगे ठीक है सर इस समय ये टर्मिनल A, this is B and VAB will be equals to V, that will be equals to I into R। ये V को मैंने यहां V लिखा, I की जगह क्या लिख सकते हो, E डिवाइडेड बाय R प्लस R, है ना। And this is capital R here।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मुझे कहेंगे सर कैपिटल R प्लस R डिवाइडेड बाय कैपिटल R शुड बी इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय V। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, इसको लिख दीजिए R अपॉन R प्लस R अपॉन R, तो ये हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R शुड बी इक्वल्स टू E अपॉन V, है ना। और यदि अब कोई मुझे कहता है तो मैं आसानी से कह सकता हूं, बी वेरी वेरी केयरफुल, सर स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R शुड बी इक्वल्स टू E अपॉन V माइनस 1, है ना। हाँ, small r divided by capital R, it should be equals to E upon V minus 1, and now you can say that small r is equals to E upon V minus 1 multiplied by what? Multiplied by capital R. And this is a very very important formula. जब आप 12th बोर्ड की बात करते हैं CBSE की, दिस डेरिवेशन इज यूजुअली आस्क्ड, पूछा जाता है। तो मैंने आपको पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कराया, क्योंकि ये डेरिवेशन नहीं करोगे 75% नहीं आएगा ना, तो आप जेईई मेंस के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। इस बार सब कुछ उल्टा पुल्टा है, 75% नहीं आता है तो एडवांस के लिए तो एलिजिबल हो, IIT में तो एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन मेंस के थ्रू NIT में, IIIT में और GFTI में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो एक काम तो ये हो गया कि सर VAB, ओके, इट इज I इंटू R, ये रहा आपके पास में, कैपिटल I इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R। सो आपने कहा उठा के सर इट इज R प्लस R अपॉन R इज इक्वल्स टू E बाय V, सॉल्व किया तो स्मॉल r की वैल्यू क्या आ गई? E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। और एक बड़ी चीज बाहर निकल के आई, ठीक है ना, कि जब भी आपकी ये बैटरी करंट सप्लाई कर रही है आप V को मेजर कर लीजिए, और जब ये बैटरी करंट सप्लाई नहीं कर रही है आप E को मेजर कर लीजिए, और E और V यदि आपने मेजर कर लिया तो यू कैन कैलकुलेट स्मॉल r। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करके दिया और अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। मतलब ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है आपके पास में जो आपके काफी सारे कंसेप्ट को इंप्रूव करता है, ठीक है ना, जेईई मेंस के लिए भी, तो जेईई एडवांस के लिए भी, तो नीट के लिए भी। अब पहले ये देखिए कि जब आपके पास में क्वेश्चन क्या आता था, केस फर्स्ट, सॉल्यूशन पे आ रहा हूं मैं, केस फर्स्ट, ठीक है ना, ये केस फर्स्ट है। मैं सर्किट बना रहा हूं, थोड़ा सा जल्दी बनाता हूं आपके सामने। तो ये मेरी सप्लाई बैटरी है, और हैबिट में रखिए सर्किट बनाना, प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। दिस इज रियोस्टेट, है ना, या एक की के है प्राइमरी सर्किट के लिए, दिस इज की के, और ये प्राइमरी सर्किट कंप्लीट हुआ। लेकिन मैं A to B ग्रीन कलर से बनाता हूं ताकि आपको पता लगे कि ये मेटेलिक वायर नहीं है, ये अलॉय वायर है, ये मेरे पास किसका वायर है? पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक। अच्छा, इस समय आपको ये कहा था कि की K2 आपकी ओपन है, तो ये सब कुछ यूजलेस है, ठीक है। तो आपका सर्किट बनता है आपके पास इस तरीके से, दैट लेट EMF इज E, और मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस R कैलकुलेट करना है, लेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज R, एंड आप देखेंगे तो आपको एक की भी नजर आएगा, ठीक है, ये रहा, ये आई थिंक K1 है, मैंने ही तो लगाया है यार ठीक है, ये जी, और आप इसे बैलेंस करते हैं, एंड लेट यू आर बैलेंसिंग एट द पॉइंट ऑफ x1, तो आपकी बैलेंसिंग लेंथ हो गई AX1 एंड लेट इट विल बी इक्वल्स टू L1। अब पहले मुझे बताओ कि इस समय गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है, मींस ये बैटरी कोई करंट सप्लाई नहीं कर रही है ना, इस सर्किट में कोई करंट सप्लाई नहीं कर रही है, और इधर कोई सर्किट कनेक्टेड नहीं है, मींस आपकी इस बैटरी के इस समय जो दो टर्मिनल्स हैं आप उन्हें बैलेंस कर रहे हैं, मींस आप इस समय EMF को बैलेंस कर रहे हैं, एंड लेट इट इज E, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज K, एंड बैलेंसिंग लेंथ को हम ले लेते हैं L1। ये आपका इक्वेशन 1 है। मैं रिपीट करूंगा, आप बैलेंसिंग लेंथ कब निकालते हैं? जब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देता है। यदि इस बैटरी ने कोई करंट सप्लाई किया होता तो लौट के वापस वो इसकी छोटी प्लेट पे आता ना। अरे भाई, बैटरी करंट सप्लाई कब करती है? जब करंट उसकी बड़ी प्लेट से चल के छोटी प्लेट तक आ पाए,
बैटरी बेवकूफ थोड़ी है यार। यदि बड़ी प्लेट से चल के करंट छोटी पे नहीं पहुंचता है तो बैटरी कभी करंट सप्लाई नहीं करता है। तो अब यदि इस बैटरी ने करंट सप्लाई किया होता तो ये यूं जाके यूं आता, या ये यूं जाके, ये तो टीके को तो आपने ऑन कर ही रखा है, यूं आता घूम फिर के। यदि ये करंट आपका घूम फिर के छोटी प्लेट पे आना चाहता तो गैल्वेनोमीटर से आता, या तो ये बात होता तब भी गैल्वेनोमीटर से आता, समझना। और ये बात होता तो भी गैल्वेनोमीटर से आता, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता तो मैं रीडिंग थोड़ी लेता है, क्योंकि उस समय बैलेंसिंग थोड़ी है। और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इस समय कितना है? 0। तो मैंने कहा बैलेंसिंग है कहां पर? x1 पॉइंट पर। तो आपके पास गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 बताता है कि मेरी बैटरी ने कोई करंट सप्लाई नहीं किया। इसका मतलब इस समय आप क्या मेजर कर रहे हैं? ईएमएफ। और वो कितनी लेंथ पे आपके पास बैलेंस होता है? L1 पे। और K को आप जानते हो यार, इट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, कंफ्यूज मत होना। K आपके पास में पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है। यही यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। क्वेश्चन आता है, यही यूनिट वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। K potential gradient and electric field intensity are having the same SI units, volt per meter, but these two are very different. Electric field intensity is a vector quantity, but potential gradient is a scalar quantity. साइड में एक क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको, है ना। चलिए केस सेकंड, ये लीजिए केस सेकंड पे आ जाते हैं। केस सेकंड में आपको कहा जाता है कि आपकी K2 को भी स्विच ऑन कर देते हैं। तो ये लीजिए, यहां से थोड़ा सा सर्किट को चेंज कर देते हैं, और अब आपने की K2 को भी क्या कर दिया? स्विच ऑन कर दिया। ये लीजिए, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। कितना है भाई? 10 ओम है, ये लिखा। एग्रीड। और इस समय ये कनेक्शंस आपको इस तरह के फील होंगे। देखिए वहां पे, यहां आपको की K1 फील होगी, और यहां आपको की K2 फील होगा, और ये नीचे की तरफ यूं आके, और ये गैल्वेनोमीटर फिर से कनेक्टेड है आपका। ये लीजिए, एवरीथिंग इज विजिबल टू यू। आर इज नोन। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन फिर से 0 है, 0 है। और इस समय बैलेंसिंग पॉइंट x2 है, और बैलेंसिंग लेंथ L2 है ना। इस पूरे वायर में कोई करंट हो सकता है? समझिएगा, नहीं हो सकता। क्या ये बैटरी इस समय कोई करंट सप्लाई कर रही है? नो, नो, means this battery is not supplying the current via this path or via this path, but एक पाथ मुझे नजर आता है। इस बैटरी ने करंट दिया, ये करंट यहां से गया, इस रेजिस्टेंस कैपिटल R से गया, ये देखिएगा बड़ी प्लेट से निकला है, दिख रहा है, और ये वापस यहां पहुंच गया विदाउट गोइंग टू गैल्वेनोमीटर। यस, दिस बैटरी इज सप्लाइंग द करंट। और ये बैटरी किस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सप्लाई कर रही है? 10 ओम को। तो इस समय आप क्या बैलेंस कर रहे हैं? तो बच्चे ने कहा सर अभी तो आपने सिखाया था, टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना ही है, प्राइमरी सर्किट को डिस्टर्ब किया नहीं।
तो पिछली बार हम बैलेंस कर रहे थे ईएमएफ को, क्योंकि बैटरी करंट सप्लाई नहीं कर रहा था ना रिसीव कर रहा था। इस बार बैटरी करंट सप्लाई कर रहा है, तो हम बैलेंस किसको कर रहे हैं? टर्मिनल वोल्टेज को। और बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? L2। सो आई विल राइट इट टू बी एस के L2। और के पोटेंशियल ग्रेडियंट है जिसकी वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, तो घबराना नहीं है ना। अब अभी फॉर्मूला था दैट R विल बी इक्वल्स टू E अपॉन V -1 इंटू कैपिटल R, है ना। अभी तो डेराइव किया यार मैंने। R इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इट शुड बी इक्वल्स टू E अपॉन V -1 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय द कैपिटल R। डू यू एग्री विद दैट? तो ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है। और R क्या होता था? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू विच द बैटरी इज सप्लाइंग द करंट। कैपिटल R क्या था? अभी बताया था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू विच द बैटरी इज सप्लाइंग द करंट। तो ये कैपिटल R क्या है आपका? यही तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो कैपिटल R मुझे मालूम है, E मैंने एक्सपेरिमेंट से मेजर किया है, V भी मेजर किया है। तो E की जगह क्या लिखेंगे? KL1 अपॉन KL2 -1 इंटू कैपिटल R, एंड यू गेट सरप्राइज्ड कि K कैंसिल हो गया। मीन मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू नहीं चाहिए। अरे K नहीं चाहिए तभी तो मैंने स्टैंडर्ड सेल का यूज नहीं किया। यदि K की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती तो मुझे स्टैंडर्ड सेल लेना ही लेना पड़ता। समझ आ गया? तो जब आप बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बाय द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर फाइंड आउट करते हैं तो आपको किसकी जरूरत नहीं होती? स्टैंडर्ड सेल की जरूरत नहीं होती है। ये फिर से एक क्वेश्चन है छोटा सा, ठीक है। कैसे के कैंसिल? तो आपने मुझे कहा सर स्मॉल r इज इक्वल्स टू कितना हो गया? इट शुड बी L1 अपॉन L2 -1 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R। अभी वैल्यू रख देते हैं। कितने लोगों को क्वेश्चन याद है? अरे वाह, शाबाश। अरे भाई L1 क्या था हमारा? लेट L1 वाज L, ठीक है ना। तो आपको कहा था कि जब L2 निकालते हैं, K2 को स्विच ऑन कर देते हैं तो 10% डिक्रीज हो जाता है। 10% डिक्रीज मीन्स 10/100। तो आप कहोगे 0.1, है ना। 10/100 0.1, यही है। ये डिक्रीज आता है तो आप मुझे कहेंगे सर L2 कितना होना चाहिए? इट इज L माइनस 0.1L। ये 0.1L क्या है? जल्दी से बताओ। 10% है ये, किसका? इसका। तो 10% डिक्रीज था, हाँ कि ना? था ना। जब K2 को स्विच ऑन किया जाता है तो 10% डिक्रीज आता है। कितनी थी ओरिजिनल लेंथ जब आपके पास में K2 आपका ऑफ था? लेट इट इज L। बताया थोड़ी था आपके एग्जामिनर ने, अज्यूम कर लिया हमने L। फिर कहता है जब आप K2 को स्विच ऑन करते हैं तो डिक्रीमेंट कितना है? 10% का। 10% का मतलब इसका 10%, तो L का 10% कितना हुआ आपके पास में? 0.1L। इतना कम हो गया, इसका मतलब ये कितना आ गया आपके पास में? 0.9L, है ना। ठीक है। तो आप कहेंगे सर L1 की जगह तो हम L लिख देंगे, L2 की जगह 0.9L लिख देंगे। -1 मल्टीप्लाइड बाय R कितना है आपका? 10। ये रहा। तो L अपॉन 0.9 कितना हो जाएगा? L से L कैंसिल कर दो। 10/9 -1, इट इज 10/9 -1 इंटू R, दैट इज 10। ये हो जाएगा आपके पास में 10 - 9 अपॉन 9 मीन्स 1/9। तो आप कहोगे सर इट इज ओवरऑल 10/9 ओम। So internal resistance of this cell, small r, is equals to internal resistance of this, it is small r, that will be equals to what? 10/9 ohm। आगे बात समझ आप सब लोगों को? बहुत सीधी सी चीज थी। तो कंसेप्ट ये है कि जब ओपन सर्किट में बैटरी है तो हम E मेजर करते हैं, जब बैटरी करंट सप्लाई करती है, रिसीव करती है, तो हम V मेजर करते हैं और E और V की वैल्यू को कनेक्ट कर देते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये पोटेंशियोमीटर आपका किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर करके आपको दे देता है, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, है ना। डायरेक्टली तो ये क्या मेजर करता है? E। डायरेक्टली तो ये क्या मेजर करता है? V। लेकिन इनडायरेक्टली क्या मेजर कर लेता है? स्मॉल r को भी मेजर कर लेता है। पोटेंशियोमीटर इज अ वेरी वर्सेटाइल डिवाइस। एक तो वर्सेटाइल है और एक आइडियल है।
वर्सेटाइल भी और आइडियल भी है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। ठीक है, तो आपने कहा 10% डिक्रीज था, अब इसको क्या होता है सेकंड्स में करना होता है। ये तो मैंने आपको पढ़ाया है पूरा, यदि मुझे इसे एज अ स्टूडेंट करना है काम इसका, तो मुझे मुश्किल से 3 या 4 सेकंड लगने चाहिए। सबको पता है कि मैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, सबको पता है मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो ये फॉर्मूला तो डायरेक्टली जुबान पे रहता है, सर कैपिटल R इज 10 ओम। और वो कहता है जब भी सर आप इस बैटरी से करंट लोगे तो डेफिनेट बात है कि आपका टर्मिनल वोल्टेज EMF जो है वो अब किस में बदल, EMF टर्मिनल वोल्टेज में बदल जाएगा, और कैपिटल V E से कम होता है तो बैलेंसिंग लेंथ कम हो जाएगी। कितनी डिक्रीज हुई? 10%। तो पहले कितनी थी L, अब डिक्रीज हो गई 10%, तो 90% बची ना यार। अरे भाई 10% डिक्रीज आया ना, तो बचा कितना? 90%, है ना। तो 90% का मतलब पहली लेंथ कितनी थी L, दूसरी लेंथ कितनी 0.9 L, तो सीधा यहाँ लिखता है L 0.9 L। बल्कि जो स्मार्ट लोग हैं मेरे जैसे, वो तो यहाँ लिखते हैं 90% रह गया ना, तो वो तो यहाँ लिखते हैं 1 और यहाँ लिखते हैं 0.9, 1/0.9 10/9 -1, दैट इज 10/9 -1 इज 1/9 इंटू R एंड 10/9। तो मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में इक्वेशन हो जाता है। तो एक तो सर्किट को आइडेंटिफाई करना, इट इज वेरी नेसेसरी, पहली चीज। पढ़ना पड़ता है यार, मुगालते में मत रहिए, पढ़ना पड़ता है। और कोई चीज काम नहीं करती, क्वेश्चन की प्रैक्टिस काम करती है। तो बस पढ़ते रहिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद बेटा।